संदीपा, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्राइब करने वाली हूं जो कि कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप जो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो है निम्न रेखा चित्र में प्रदत्त बिंदु ए पर मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो पॉइंट है वो ए दिया है और डी है और डी डैश आपका डिमांड वक्र है और पॉइंट ए पर आपको इलास्टिसिटी पता करना है। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बिंदु पर लोच बिंदु के नीचे का भाग बटे बिंदु के ऊपर का भाग। तो बिंदु लोच ज्ञात करने के लिए आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो यही है। तो AD हो गया, AD डैश हो गया आपका नीचे का भाग लोअर सेगमेंट और AD हो गया आपका अपर सेगमेंट। तो AD डैश की जो दूरी है, लंबाई है, वैल्यू है वो AD से अधिक होगी। इस वजह से फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेयर इज़ ग्रेटर देन 1। इसे भी देख लीजिए, ये वक्र है, डिमांड वक्र है आपका DC और इसके विभिन्न बिंदुओं पर जो मांग की लोच है वो भिन्न भिन्न है। बिंदु H पर इनफाइनाइट है, अनंत है, बिंदु F पर 1 से अधिक है, बिंदु A पर 1 के बराबर है, बिंदु E पर 1 से कम है और बिंदु 0 पर C है। तो ये सभी जो वैल्यूज़ है वो इसी फॉर्मूले की वजह से आपको मिली है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या को किसने दिया। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ट्रिफिन। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। रॉबर्ट ट्रिफिन ने मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। जो प्रथम व्याख्या प्रस्तुत की वो थॉमस मूर ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, थॉमस मूर ने प्रथम व्याख्या प्रस्तुत की थी और वैज्ञानिक व्याख्या जो है वो ट्रिफिन ने प्रस्तुत की थी। अब यहाँ पर है घटिया वस्तुओं के लिए आय लोच किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक जो है वो होगा आंसर सही, क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनके लिए तो धनात्मक होता है मांग की आय लोच, बट जो इन्फीरियर गुड्स है उनके लिए मांग की आय लोच ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये जो है ये सामान्य वस्तु के लिए है आय, वर्टिकल एक्सिस पे आपने आय दिखाया है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वस्तु की मांगी गई मात्रा। ठीक है, और ये है इन्फीरियर गुड, घटिया वस्तु के लिए, जहाँ पर मांग वक्र जो है आपका वो ऋणात्मक होगा, उसका ढाल जो है ऋणात्मक होगा, अर्थात आय के बढ़ने के साथ आप उस वस्तु की उत्तरोत्तर कम इकाइयों की डिमांड करते हैं। एक और चीज़, इन्फीरियर गुड के साथ अक्सर गिफिन गुड्स का नाम आता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो गिफिन गुड्स क्या होता है बच्चों, उसमें हम प्राइस से रिलेशन देखते हैं जैसे कि मांग के नियम में होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि मांग का जो साधारण वक्र होता है उसका ढाल ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर इसका ढाल धनात्मक होता है, अर्थात प्राइस के गिरने के साथ वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो सच में ख़राब होती है। जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, फल सब्ज़ी वगैरह इत्यादि, जबकि इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, वस्तु की क्वालिटी नहीं ख़राब होती है लेकिन हमारी आय बढ़ जाती है, इस वजह से हम दूसरे उत्तम क्वालिटी के वस्तु को खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर आय की जो लोच है, मांग की आय लोच, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूर संचार सुविधाओं की मांग के लिए मांग की लोच की प्रकृति क्या होगी। तो ये पूर्णतया बेलोचदार होगी, क्योंकि विकास के लिए परिवहन या दूरसंचार ये
फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिसके बिना पे काम नहीं चल सकता है किसी भी देश का आज की डेट में। हाँ, अगर विकास नहीं करना है एकदम आदिकाल के ज़माने की तरह अगर हमें रहना है, तब इसकी जो लोच होगी वो लोचदार या पूर्णतया लोचदार हो जाएगी, लेकिन आज की डेट में ऐसा संभव नहीं दिख पड़ता है। तो इसकी जो डिमांड वक्र होगा ये बिल्कुल से वर्टिकल होगा, पूर्णतया बेलोचदार। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो है लोचशीलता निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर देखिए लोचशीलता कह रहा है, आय के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। ये यहाँ पे EP प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जबकि यहाँ पर Y का सिंबल है तो ये आप नहीं रखेंगे, और ना ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा दिया ही नहीं था, ये मैंने लिखा है रेड से। तो P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाई P अपॉन Q, Q अपॉन P मल्टीप्लाइड बाई P अपॉन Q दिया हुआ था, तो इसमें चेंज का पता ही नहीं चल रहा था। तो चेंज अगर नहीं होगा तो हम इलास्टिसिटी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी यहाँ पर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो बचा दो ऑप्शन यहाँ पर। इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन ए इस मैगज़ीन में सही दिया हुआ है, ये मध्य बिंदु विधि के द्वारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्ञात करता है, लेकिन ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही है, ठीक है। ये पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी ज्ञात करने का तरीका है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये UP TGT 2016 में पूछा गया था, ठीक। मैगज़ीन में ऑप्शन ए माना गया था, लेकिन दोनों ही ऑप्शन सही है। 92 है क्वेश्चन, जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला क्या है? पूर्णतः लोचशील मांग, पूर्णतः लोचशील, एक लोचशील, अपेक्षाकृत लोचशील। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर हम आते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस थी 10 और उस पर क्वांटिटी डिमांडेड थी 10 यूनिट्स, ठीक है, और जो टोटल एक्सपेंस था वो 100 रुपीज़ था इनिशियल कंडीशन में। अब प्राइस 2 हो गई है, 5 रुपये घट गई, और जो डिमांड थी उसके फलस्वरूप बढ़ गई 20 यूनिट्स। तो अगेन टोटल एक्सपेंस जो है वो 100 रुपीज़ का ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिमांड कर्व मैंने ड्रॉ किया है। 10 रुपीज़ प्राइस पर 10 यूनिट की डिमांड की जाती है और 5 रुपीज़ प्राइस पर 20 यूनिट की डिमांड की जाती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर 1 है, एक लोचशील मांग है यहाँ पर, यदि जो कुल परिव्यय है वो स्थिर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन था ये मध्य बिंदु विधि वाला जो क्वेश्चन था, उसमें उसे आप कुछ अन्य तरीक़ों से भी लिख सकते हैं, ये मैं छूट गया था। तो ये आपका ऑप्शन में दिया है, लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर देता है किसी एग्ज़ाम में या इस फॉर्म में देता है तो भी आप इस पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।